नमस्ते दोस्तों, मैं विजय प्रसाद स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्नों के अंतर्गत हम केवल सही विकल्पों पर ध्यान देंगे। गलत विकल्पों को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम सही विकल्प पढ़ेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होती जाती रहेगी। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम है। तो 4 ऑप्शन है हमारे आपके पास, आप इनको पढ़ सकते हैं। सही उत्तर होगा, हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी जिसमें आया है ए ऑप्शन, तो वो सही है। दूसरा प्रश्न आता है हमारे पास, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो सही उत्तर है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। प्राचीन, इसमें 3 चरण कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तीसरा प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? भरत मुनि, वरुचि, राजशेखर, हेमचंद, इन चारों में से किसने कहा था? तो वो राजशेखर ने कहा था। राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत्र आगतम व प्राकृतम निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो ये कहा था हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत्र आगतम व प्राकृतम कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौड़ बहु किसकी रचना है? गौड़ बहु किसकी रचना है? तो गौड़ बहु जो है वो वाक्यपतिराज की रचना है। कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा, जो 733 से 753 ईस्वी के दरबार में एक प्रसिद्ध प्राकृत कवि वाक्यपतिराज 8वीं शताब्दी थे, जिनका प्राकृत का काव्य ग्रंथ गौड़ बहु बहुत लोकप्रिय हुआ था। आपके पास इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि वाक्यपतिराज किस शताब्दी के कवि थे? तो 8वीं शताब्दी के कवि थे। या ये इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि गौड़ बहु किस भाषा में लिखा गया? तो वो है प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही उत्तर है, प्राकृत प्रकाश वरुचि की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवट कहा जाता है? प्रकृति की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवट कहा जाता है? तो तृतीय अवस्था जो है, प्रकृति की तृतीय अवस्था को अपभ्रंश या अवट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो किया था वो किया था पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है? मध्य भाषा भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा है? तो मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश, अपभ्रंश है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो वो किया है संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध अर्थ के अर्थ में किया है। यानी बी ऑप्शन सही है। व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में किया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अपभ्रंश शब्द है। तो अपभ्रंश शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो तत्सम शब्द जो है वो क्या है? अपभ्रंश शब्द जो है वो तत्सम है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अवट, अपभ्रंश, अपभ्रष्ट, अवंश, अवधंश। तो अपभ्रष्ट शब्द तत्सम है, तद्भव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है?
भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो कब मिलता है? चौथी सदी में, पांचवी सदी में, छठी सदी में या सातवीं सदी में? तो सही उत्तर है छठी सदी में। भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग छठी सदी में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस अर्थ में मिलते हैं? तो वो है, अभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के कृत नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। अभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्ला का विकास अभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो वो है, बांग्ला का विकास अभ्रंश के मागधी रूप से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, या पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है? तो वो है मुनीराम सिंह ने। मुनीराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सही उत्तर पता होगा कि सरप्पा ने जो है दोहा कोश लिखा था, तो दोहा कोश के रचयिता सरप्पा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? रासो साहित्य में, नाथस्तुत साहित्य में, या सिद्ध साहित्य में, या जैन साहित्य में? तो चरित काव्य सर्वाधिक लिखे गए हैं जैन साहित्य में रचे गए। अशोक के समय की, नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के समय की राजभाषा थी, पाली थी, प्राकृत थी, अभ्रंशी, या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक के समय की जो भाषा थी, राजभाषा थी, वो पाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, या अवट है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन, आपने पढ़ा होगा कि अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई थी? अवट। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवट है। सबसे पहले आई थी संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवट, और उसके बाद पुरानी हिंदी, नई हिंदी, इस प्रकार से भाषाओं का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो आपने ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? तो वो किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेश रासक किसकी रचना है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो संदेश रासक जो है वो अधमहण की रचना है। उसके बाद प्रश्न आता है, भ्रंश के भाषिक और व्यावहारिक व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? चार ऑप्शन है, ज्योतिषा ठाकुर, भोज, हेमचंद्र या दामोदर। किसने किया? तो वो है हेमचंद्र। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो वो थे 10 स्वर। अपभ्रंश में कुल 10 स्वर थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो क्या है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? इतिहास। इतिहास जो है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का इतिहास आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ये यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा गया है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। तो वो 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत जो थे वो 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत के बारे में कहा जाता है कि पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, जिनकी 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण, जसह चरित, यशोधर चरित जिसे कहते हैं, और न्याय कुमार चरिव यानी नागकुमार चरिव। पुष्पदंत काश्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिता केशव भट्ट और माता मुग्धा देवी पूर्व में शिव भक्त थे। फिर वे जैन धर्मावलंबी हो गए। उन्हें तत्कालीन राष्ट्रकुल नरेश कृष्णराज तृतीय के मंत्री भरत ने आश्रय दिया और उन्हें काव्य रचना की ओर प्रेरित किया।
इसके फलस्वरूप कवि ने महापुराण की रचना की और उसे भरत नामांकित किया। कवि ने अपने अन्य दो रचनाएं भरत मंत्री के पुत्र ननह के नाम से अंकित की हैं, अतएव वे उक्त काल के पश्चात रची गई होंगी। कवि ने स्वयं अपने लिए स्थान स्थान पर अभिमान मेरु व कवल पिशल काव्य पिशाच इन दो उपाधियों का उल्लेख किया है, जिनसे उनकी मनोवृत्ति तथा रचना नैपुण्य का पता चलता है। पुष्पदंत तीन अपभ्रंश काव्यों का परिचय इस प्रकार से है। सबसे पहले आता है महापुराण। तो महापुराण, इनमें कुल 102 संधियां हैं, जिनमें क्रमशः 24 जैन तीर्थकों, 12 चक्रवर्तियों, 9 वासुदेवों, 9 प्रतिवासुदेवों और 9 बलदेवों, इस प्रकार से 63 सलाहका पुरुषों और अर्थात महापुरुषों का चरित्र सुंदर काव्य की रीति से वर्णित है। आदि का अधिकांश भाग, जो आदि पुराण भी कहलाता है, आदि तीर्थक ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के जीवन चरित्र विषयक हैं। शेष सलाहका पुरुषों का चरित्र विषयक भाग उत्तर पुराण कहलाता है। महापुराण के आदि कवि ने अपने पूर्ववर्ती भरत मुनि, भरत, पिंगल, भामा तथा दंडी का मंच काव्यों का उल्लेख किया है। जसह चरित यह काव्य, नेक्स्ट जो रचना है इनकी, जसहर चरित यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ है। इसमें नाम अनुसार यशोधर का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन किया गया है, जिनका उद्देश्य हिंसा से होने वाली हानियों तथा अहिंसा के गुणों का प्रभुत्व दिखलाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो रचना आती है नाग कुमार चरित, जिसका अन्य नाम क्या था, नाग कुमार चरित भी था। इस काव्य में 9 संधियां हैं, जिसे कामदेव के अवतार नाग कुमार का चरित्र वर्णन किया गया है और इसके द्वारा शुद्ध पंचमी के उपवास का सुफल दिखलाया गया है। इस प्रकार से पुष्पदंत की उक्त 3 रचनाएं धार्मिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, पौम चरिव किसकी रचना है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पौम चरिव या चरित किसकी रचना है। तो वो है स्वयंभू की रचना है। पौम चरिव जो है वो स्वयंभू की रचना है। पौम चरिव रामकथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जैन कवि स्वयंभू सत्यभूदेव। इनमें 12,000 पद हैं। जैन धर्म में राजा राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग होता है, इसीलिए स्वयंभू की रामायण में पद्मचरित या पौम चरिव कहा जाता है। इनकी रचना 6 वर्ष 3 मास 11 दिन में पूरी हुई। मूल रूप से इसे रामायण में कुल 92 सर्ग थे, जिसमें स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने अपनी ओर से 16 सर्ग और जोड़ दिए। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर महाकवि स्वयंभू रचित पौम चरिव का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। खस, अर्धमागधी, मागधी या ब्राह्मण। तो वो है खस। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के खस रूप से हुआ है। अपभ्रंश का विकास अपभ्रंश के रूप में, विकास अपभ्रंश के रूप में। यहाँ पर अपभ्रंश के कुछ भाग दिए गए हैं, उनसे निकली हुई जो भाषाएं हैं, जैसे शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती इन भाषाओं का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, महाराष्ट्री, मराठी आदि भाषाओं का विकास हुआ है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी का विकास हुआ। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है। प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कुल कितने भेदों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सही उत्तर है 3 भेद। मार्कंडेय कृत प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 3 भेद हैं, नागर, उपनागर और ब्राह्मण का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ। अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका सही उत्तर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का विकास
अवहंस के रूप और अभ्रष्ट का विकास अवट के रूप में हुआ। तो प्रश्न आ गया कि अभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ, तो हुआ है अवहंस, सी ऑप्शन, अवहंस रूप में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अभ्रष्ट शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है। अपभ्रष्ट शब्द का विकास, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा था कि अपभ्रष्ट शब्द का विकास किस रूप में हुआ है, अवट रूप में हुआ है। अपभ्रष्ट शब्द का विकास अवट रूप में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है, तो वो है अवध। स्वयंभू ने रामायण में अवध शब्द का प्रयोग किया है, अपनी रामायण में अवध शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। महाकवि कालिदास के, तो वो है विक्रमोर्वशीयम। महाकवि कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। करकंड चरिव है, पहले दिया गया है। आदि पुराण है, आदि पुराण हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पुष्पदंत की रचना थी। अगर इनको चुनना है तो सबसे सरल तरीका यही है कि हमें पहले रचनाओं का पता होना चाहिए। जम्बू स्वामी रास भविष्यत कहा किस किस की रचना है, तो सही विकल्प इसका क्या होगा, करकंड चरिव जो 11वीं सदी में है, रईदु द्वारा रचित है। आप इसका सही मिलान कर दीजिए। दूसरा है आदि पुराण 10वीं सदी पुष्पदंत द्वारा रचित है। जम्बू स्वामी रासा धर्मसूरी द्वारा रचित ग्रंथ है और भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है अपभ्रंश को आभीरू की भाषा किसने कहा है। अपभ्रंश को दंडी ने कहा था। ये आचार्य दंडी के अनुसार काव्यादि में आभीरों की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था चंड कवि ने। भाषा के विशेष अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड कवि ने प्राकृत पेंगलम में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है कौन सा है, अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र द्वारा रचित है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो है अपभ्रष्ट। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे 2-1 ग्रंथों में अपभ्रष्ट शब्द का व्यवहार मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। अपभ्रंश को देश भाषा किसने माना है, तो कौन से विद्वान थे, ग्रियर्सन। इसमें जो 4 दिए गए हैं इनमें ग्रियर्सन सही उत्तर है। वैसे पिसेल, ग्रियर्सन, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर सदृश विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। अब प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। हमें सही उत्तर तो पता चल गई कि पिसेल, ग्रियर्सन, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर ने देश भाषा माना है। अब जो इन चारों में से नहीं होगा वो सही उत्तर होगा, यानी पिसेल, याकोबी, भंडारकर, वुलनर। इन चारों में हमने कौन कौन से पढ़े हैं, पिसेल पढ़ा हुआ है, दूसरा है भंडारकर भी पढ़ा हुआ है, वुलनर भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ याकोबी ने नहीं पढ़ा है। तो सही उत्तर होगा याकोबी। याकोबी ने विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। जबकि आपको पता है पिसेल, ग्रियर्सन, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर सदृश विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुज्जरों से माना है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुज्जरों से माना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। सही उत्तर है डॉक्टर कीत। कीत ने अपभ्रंश शब्द का
आभीरों तथा गुज्जरों से माना है। कीट ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुज्जरों से माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब एक साइड है अपभ्रंश ग्रंथ और दूसरे साइड है रचनाकार। पहला प्रश्न पहला जो ग्रंथ है वो है कुवलयमाला कहा, दूसरा है महापुराण, तीसरा है उपचर्यु और संदेश रासक। जैसे कि मैंने कहा था, हमें सही उत्तर जानने का सबसे अच्छा तरीका है हमने कौन कौन सी रचनाएं इसमें से मुख्य रूप से पढ़ी हैं। तो जैसे है संदेश रासक, हमें पता है किसकी रचना है, अधामाण की रचना है संदेश रासक। ठीक है, कुवलयमाला कहा अपभ्रंश में उद्योतन की रचना है। महापुराण हमने पढ़ा था पुष्पदंत की रचना है। और पौंचर्यु हमें पता है कि स्वयंभू की रचना है। तो ये सभी ग्रंथ हमें पहले से पता है। कुवलयमाला कहा उद्योतन की रचना है, महापुराण पुष्पदंत की रचना है, पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है और संदेश रासक जो अधमाण की रचना है, ये सभी अपभ्रंश ग्रंथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य देशीय या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है। मध्य देशी या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना गया है। परिनिष्ठित भाषा माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है। तो अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक कौन है, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पिसेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया। धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने करा है, डॉक्टर याकूबी ने। धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकूबी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, तो वो है धनपाल कृत भविष्यत कहा। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धों की अपभ्रंश रचना का संपादन किसने किया। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया, तो वो है किसने किया था, हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। पौराणिक गाथाओं की रचनाओं के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है 63 महापुरुष गुणालंकार। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ 63 महापुरुष गुणालंकार है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये है स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है, तो डॉक्टर भयाणी ने कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति डॉक्टर भयाणी ने कहा है।